हेलो दोस्तों, मैक भाई इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पार्थसारथी विरदा। आज हम सीखने वाले हैं 8D फॉर्मेट को कैसे भरते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी को समझाया था और अभी ये वीडियो में हम सीखेंगे 8D फॉर्मेट जो है उसको कैसे भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं या तो आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मेरी चैनल और वीडियोस के लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम फटाफट देख लेते हैं कि जो 8 डिसिप्लिन्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। D0 जो है वो प्रिपेयर एंड प्लान, D1 जो है वो टीम फॉर्मेशन, D2 प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, D3 डेवलपमेंट ऑफ इंटरिम करेक्टिव एक्शन, D4 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज, D5 जो है परमानेंट करेक्टिव एक्शन, D6 इंप्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन, D7 प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड D8 इज टीम एंड इंडिविजुअल रिकॉग्निशन। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इसको हम वन बाय वन उसका फॉर्मेटिंग क्या है वो समझेंगे। D0 जो है उसमें आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, प्रिपेयर एंड प्लान फॉर 8D। उसके लिए आपको सिम्टम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर कंप्लेंट कस्टमर से आया है तो उसको एक्नॉलेज करना है और अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे आपको ट्रेस बैक करने के लिए कि आपकी कौन सी प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो आप और इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कस्टमर से। और अगर आपको कुछ इमरजेंसी रिस्पांस की जरूरत है कस्टमर को देने के लिए तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू, यहाँ पे हर एक अपने OEMs जो होते हैं उनके खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग के फॉर्मेट्स हैं। तो अगर वो आपको कंप्लेंट करते हैं तो उसमें वो D0 इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी भर के देंगे आपको और उसी फॉर्मेट में आगे आपको इंफॉर्मेशन भरते जाना है और फाइनली आपको उनको सबमिट करना है। तो ये एक जेनरिक फॉर्मेटिंग में आपको समझा रहा हूं। इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए जो फॉर्मेट उसका जो फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। लेफ्ट साइड में हेडर में कंपनी लोगो आएगा, राइट साइड में फॉर्मेट के डिटेल्स आएंगे, जो भी फॉर्मेट नंबर है, रिवीजन नंबर है, डेट है वगैरह आएगा। और सेंटर में आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको जो नाम सुटेबल है, CAR है, 8D है, कंप्लेंट एनालिसिस है, वो आप नाम रख सकते हो। और उसके बाद आएगा कुछ कंप्लेंट के रिलेटेड डिटेल्स आएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर, नोटिफिकेशन डेट, प्लांट लोकेशन कौन सा है, मटेरियल नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग एंड रिवीजन नंबर, PO नंबर जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, क्वांटिटी सप्लाइड कितना था और क्वांटिटी अफेक्टेड कितना है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इधर डाला हुआ है, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे मैंने बोला था कि OEMs के खुद के फॉर्मेट होते हैं और सप्लायर को उसी फॉर्मेट के अंदर डेटा फिल करके वापस कस्टमर को देना होता है। और OEMs के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं बट सबका जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। वो सब 8 डिसिप्लिन्स कवर करते ही होंगे, शायद हो सकता है नाम कुछ अलग अलग हो। और ये जो 8D फॉर्मेट है वो डिटेल्ड फॉर्मेट्स भी होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ रिजल्ट रिकॉर्ड करना है और जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसके पीछे आपको अटैच करना है। तो दोनों तरह का होता है, एक होता है एक समराइज वे में रहेगा और उसके पीछे सब अटैचमेंट रहेंगे, और कुछ 8D फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसमें उसके वो फॉर्मेट के अंदर ही बहुत सारे टूल्स आते हैं और उसके अंदर वो डेटा रहता है। तो दोनों तरह के 8D फॉर्मेट्स होते हैं। हम इसमें पहला स्टेज देखते हैं, D1, दैट इज टीम फॉर्मेशन। टीम फॉर्मेशन में आपको हर एक डिपार्टमेंट, रिलेटेड डिपार्टमेंट या तो डिसिप्लिन से आपको टीम मेंबर सिलेक्ट करने हैं और जो प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है वो आपने जो भी टीम पर्सनल सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। उनको कितना नॉलेज है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन कितना है, ये सब के ऊपर प्रोजेक्ट का सक्सेस डिपेंड रहता है। टीम लीडर शैल हैव थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। एक आपको टीम लीडर डिफाइन करना पड़ेगा जिसको आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है उसका
थरो अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज है, और कौन सा टूल कब यूज करना है और कहां पे यूज करना है वो नॉलेज भी उसको होना चाहिए। और जो टीम स्पॉन्सरर है, एक टीम स्पॉन्सरर भी आपको रखना पड़ेगा, मतलब एक टीम स्पॉन्सरर रहेगा, एक टीम लीडर रहेगा और बाकी सब टीम मेंबर्स रहेंगे। तो टीम स्पॉन्सरर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, जरूरी अप्रूवल्स देने हैं, डिसीजन मेकिंग करना है एंड उनका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो टीम स्पॉन्सर, टीम लीडर एंड टीम मेंबर्स। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको और डीप नॉलेज लगेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, या तो जैसे जैसे जरूरत है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब होने के बाद आपको कुछ रूल्स सेट करने हैं। आप जो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस लगेगा, कुछ इंफॉर्मेशन लगेगा, कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये सब डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका D1 स्टेज यहां पे खत्म होता है। और यहां पे जैसे मैंने फॉर्मेट दिखाया उसमें वो सब डिटेल आपको भरना है। देन D2 दैट इज प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। प्रॉब्लम जो भी है, कंप्लेंट जो भी है, उसको आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके लिए 5W एंड 1H या 2H मेथड जो है वो यूज होता है। ये इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आपको अगर वो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं और कैसे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो आप जान सकते हैं। तो उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, why, हाउ एंड हाउ मेनी, ये सब कवर होता है। यहां पे आप जैसे मैंने बोला 5W एंड 1H 2H मेथड यूज कर सकते हैं, या तो और कोई सूटेबल मेथड भी यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके जो प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एंड कहां पे आपको फोकस करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। और टीम जो है, टीम में जितने लोग हैं सबका इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन हो जाएगा, कोई अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। एंड ये आपको कहीं पे कुछ डेटा कलेक्शन करना है, वो एरिया भी आइडेंटिफाई करके देता है कि यहां पे हमको और डेटा कलेक्ट करना है ताकि हमको और इंफॉर्मेशन मिले। और ये बाउंड्रीज भी डिफाइन करता है और स्कोप डिफाइन करता है। व्हाट इज और व्हाट इज नॉट, ये क्वेश्चन पूछ के आप उसके बेस पे डिफाइन कर सकते हो कि बाउंड्रीज क्या क्या है। तो ये हो गया D2 स्टेज। D3 स्टेज में शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन और या तो इंटरिम करेक्टिव एक्शन आपको डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। इसमें ये क्यों करना है? कस्टमर को जो आगे और कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी और उनको ज्यादा आगे तकलीफ ना हो वो कंप्लेंट की वजह से, वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स की वजह से, इसके लिए आपको इंटरिम करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई करना है और एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। और ये जो है किसको आपको इंटरिम करेक्टिव एक्शन किस किस को एप्लीकेबल होगा? जो भी आपकी प्रोडक्ट्स आपने डिस्पैच की है, अभी ट्रांजिट में है या कस्टमर एंड पे पहुंच गई है, ये पूरा जो है वो उसके ऊपर आपको इंटरिम करेक्टिव एक्शन को अप्लाई करना है। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, इंटरिम करेक्टिव एक्शन है उसको परमानेंट समझ लेते हैं। इंटरिम करेक्टिव एक्शन जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। एंड ये जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है जब आप परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तब जाके वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो इंटरिम करेक्टिव एक्शन है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यहां पे आपको सारे डिफाइन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन एक्शन का, रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्लान डेट क्या है और रियलाइज डेट क्या है। देन D4 स्टेज। D4 स्टेज क्या है? डिटर्मिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रूट कॉज। आपको प्रॉब्लम जो है उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है, और रूट कॉज जो आइडेंटिफाई करना है वो डिफेक्ट का करना है। एक तो कैसे करोगे? व्हाई वाज द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड, डिफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हुआ, उसका जनरेशन क्यों हुआ, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो रूट कॉज फाइंड आउट करना है। दूसरा है रूट कॉज ऑफ नॉन डिटेक्शन, ये प्रोड्यूस तो हो गया बट हमारे इतने सारे चेक्स होने के बावजूद वो डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो वहां पे क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हुआ। व्हाई वाज द डिफेक्ट नॉट डिटेक्टेड, ये आपको फाइंड आउट करना है, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है।
और तीसरा है सिस्टमिक रूट कॉज, मतलब व्हाई डिड क्वालिटी प्रिपरेशन प्लानिंग फेल टू प्रिडिक्ट द डिफेक्ट, जो डिफेक्ट का प्रिडिक्शन हम क्यों नहीं कर पाए इन एडवांस में, पीएफएमईए में या और कहीं पे, वो हमको उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है। तो हमको रूट कॉज 3 चीज का फाइंड आउट करना है, डिफेक्ट, नॉन डिटेक्शन एंड सिस्टम। और प्रोबेबल कॉजेज फाइंड करने के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, फिशबोन डायग्राम है जिसको हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, तो वो यूज करके आप तीनों के डिफेक्ट, नॉन डिटेक्शन और सिस्टम, ये तीनों के आप प्रोबेबल कॉजेज फाइंड कर सकते हैं। एंड प्रोबेबल कॉजेज फाइंड करने के बाद आपको उसमें से फिल्टर डाउन करना पड़ेगा कि कौन कौन से मोस्ट लाइकली कॉज है जो कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप वाई एनालिसिस, स्कैटर चार्ट, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, ये सब टूल्स यूज कर सकते हैं। और ये तीनों जो रूट कॉजेज हैं वो उसके बाद आपको फाइंड आउट करने के बाद आपको वेरीफाई करने हैं कि क्या ये उसी की वजह से हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई करने हैं। और ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक डिफेक्ट जनरेशन के लिए एक से ज्यादा रूट कॉज भी हो सकते हैं, तो आपको वो हिसाब से देखना है, मतलब तीनों के आपको फिल्टर डाउन करके उसको रूट कॉज को वेरीफाई करना है। तो ये हो गया अपना D4 स्टेज। यहां पे जैसे दिया आप वाई डाल के तीनों के ये आपको तीनों का भरना है, और जो भी जहां भी रूट कॉज आएगा वो फाइनली आपको उधर टिक कर देना है, तो वो आपका रूट कॉज हो जाएगा। देन D5 स्टेज, परमानेंट करेक्टिव एक्शन। जो भी आपने रूट कॉज आइडेंटिफाई किए हैं, 1, 2, 4, 5 जो भी है, वो जो रूट कॉज है वो रूट कॉज का आपको करेक्टिव एक्शन लिखना है। यहां पे आपको डिफेक्ट का लिखना है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखना है, कब प्लान किया है और रियलाइज कब होता है वो इधर डालना है। वैसा ही नॉन डिटेक्शन का परमानेंट करेक्टिव एक्शन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान डेट एंड रियलाइज डेट। वैसे ही सिस्टमिक रूट कॉज का भी आपको करना है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है परमानेंट करेक्टिव एक्शन। और कैसे करेंगे आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको नए नए आइडियाज जनरेट करने हैं और फिर उसमें से आपको डिसाइड करना है परमानेंट करेक्टिव एक्शन, और उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। परमानेंट करेक्टिव एक्शन डिसाइड करने के बाद उसको वेरीफाई करने का है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये हो गया अपना D5 स्टेज। और D6 स्टेज में आपको इंप्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन। आपने परमानेंट करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, वेरीफाई कर लिया, उसके बाद अभी उसको इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद उसको वैलिडेट करना है कि जो हमने इंप्लीमेंट किया है वो सही है या उसकी वजह से रूट कॉज गायब हुआ है या नहीं हुआ है। तो D6 स्टेज में आपको परमानेंट करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए जो एक्शन प्लान है, एक्शन डिफाइन जो भी किया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट डेट, एंड डेट और स्टेटस क्या है वो आपको डालना है फॉर्मेट में। और फिर अगर आपने वेरिफिकेशन उसका किया है और वो इफेक्टिव है या नहीं है उसका डिटेल आपको डालना है। तो आपको यह भी डिफाइन करना है कि व्हाट इज द एक्टिविटी टू वेरीफाई दैट द करेक्टिव एक्शंस हैव बीन इफेक्टिव। क्या कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप क्या करोगे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स आप मेजर करोगे और उसके ऊपर से डिसाइड करोगे, या तो ऑडिट करोगे, कुछ स्टडी करोगे, असेसमेंट करोगे, ये सारी चीजें आप करके आप वैलिडेट कर सकते हो कि जो भी परमानेंट करेक्टिव एक्शन है हमने इंप्लीमेंट किया है वो इफेक्टिव है। देन प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, D7 स्टेज जो है वो प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। आपने जो भी परमानेंट करेक्टिव एक्शन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लिया, तो उस टाइप के दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स है, सिमिलर प्रोडक्ट्स या तो सिमिलर प्रोसेसेस जो है, उसके ऊपर भी आपको वो परमानेंट करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करना है, ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स और प्रोसेस में भी वो फिर से आपको दिखाई ना दे। तो इसको परमानेंट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। इसका हॉरिजॉन्टली आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, दूसरी जगहों पे भी जो सिमिलर जगह है वहां पे भी आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो आपने इंप्लीमेंट किया है उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन में कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करने पड़ेंगे, वो आपको डिसाइड करना है और अपडेट करना है। जैसे कि पीएफएमईए अगर अपडेट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर रिस्क आपको दिखाई दिया जो कि पीएफएमईए नहीं है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर सपोज कंट्रोल प्लान अपडेट करना है,
QAP अपडेट करना है, फिर सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शीट है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लान है, वो आपको अपडेट करना है, रिलेटेड प्रोसीजर अपडेट करना है, वर्क इंस्ट्रक्शन अपडेट करना है, जो कुछ भी आप डिफाइन आपको लगेगा कि इसमें चेंजेस आएगा वो आपको चेंज करना है और फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। जो भी चेंजेस आपने इंप्लीमेंट किए हैं, एक्शंस जो लिए हैं वो भी, और चेंजेस डॉक्यूमेंट में जो किए हैं वो भी, वो सारे वेरीफाई करने हैं। ये D7 स्टेज में। वहां पे डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्लान डेट और रियलाइज डेट। ये आपको एक्शंस के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये डालना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना D7 स्टेज। देन फाइनली D8 स्टेज। यहां पे आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, आपका खत्म होने के बाद कुछ अचीवमेंट हुआ है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वो चला गया है और अभी उसका रिकरेंस होने का चांसेस नहीं है क्योंकि हमने उसका इफेक्टिवनेस वेरीफाई कर दिया है। तो उसके बाद आपको जो आपका टीम है, टीम को रिकॉग्नाइज करना है, उनको जो है जो भी आपने उन्होंने काम किया है उसके लिए उनका सम्मान करना है। इंडिविजुअल एफर्ट है, कोई पर्टिकुलर बंदे ने बहुत उत्साह के साथ कुछ काम किया है तो उनको भी इंडिविजुअली आपको रिकॉग्नाइज करना है, उनका सम्मान करना है। एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट, जो भी आपने अचीव किया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जो भी आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है, आपकी सिस्टम से उसको निकाल दिया है, आपकी प्रोसेस से उसको निकाल दिया है, उसके लिए आपको सेलिब्रेट करना है, उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेट हो और इस टाइप के आगे जो भी प्रोजेक्ट्स हो उसमें वो इन्वॉल्व हो। देन डॉक्यूमेंटिंग लेसन्स लर्न्ड, इससे आप यहां आपने क्या क्या सीखा, ये प्रोजेक्ट के जर्नी में आपने क्या क्या सीखा वो आपको लेसन्स लर्न जो है वो डॉक्यूमेंट करना है। फिर क्या करना है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, एविडेंस, रिकॉर्ड, ये सब कंपाइल करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखना है। एंड देन फॉर्मल डिक्लेयरिंग क्लोजर ऑफ 8D प्रोजेक्ट विद साइन ऑफ, साइन ऑफ करके प्रोजेक्ट लीडर है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंस का किसी का साइन लगता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, आप साइन ऑफ करके फॉर्मली वो जो 8D प्रोजेक्ट है उसको क्लोज डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये जो है वो फाइनल स्टेज था 8D फॉर्मेट का। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप मेरी चैनल के लिंक और वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।